हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा यह जो पाठ है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, इसको पूरा करने वाले हैं। अगर हम थीम की बात करें, जो मुख्य विषय वस्तु है उसकी बात करें, तो यहाँ पर हमें प्राचीन समय में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे और अभी आधुनिक युग में गुरु शिष्य के संबंध में क्या बदलाव आया है, वह समझाने का प्रयत्न किया है। कल हमने बहुत ज़्यादा बातें की थी कि अभी की जो शिक्षण व्यवस्था है वह व्यावसायिक हो चुकी है, उसको बिजनेस बना दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि विद्यार्थी को विशुल्क देकर पढ़ना पड़ता है, जिसके खिलाफ हमारे लेखक हैं। पहले के समय में गुरु जो थे वो वेतन भोगी नहीं थे, लेकिन अब गुरु जो है वह वेतन भोगी हो चुके हैं, यानी कि शिक्षा को एक पेट पालने का तरीका बना दिया गया है। यह थी पाठ की सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में और देखते हैं हमारे लेखक के विचार क्या है गुरु शिष्य के संबंध के बारे में। तीसरा पैराग्राफ आज से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ हमारे सामने आते हैं हमारे लेखक और कहते हैं, प्रारंभ में विवेकानंद को भी भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मिलाए लेकर स्वागत करने। यानी स्वामी विवेकानंद जब बाहर जाते हैं और वहाँ पर फेमस होते हैं वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और फिर से जब वह भारत वापस आते हैं तब लोगों को पता चलता है कि ओहो, हमारे देश में भी इतने महान व्यक्ति हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें दूसरे जो देश है उसका जो संस्कृति है वह हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसीलिए कुछ सोचे समझे बिना हम क्या कर लेते, दूसरे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको अपना लेते हैं। और इसीलिए जब विवेकानंद भारत में थे तो कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन वही विवेकानंद जब बाहर जाते हैं और फेमस होते हैं और फिर जब वापस इंडिया आते हैं तब हमें पता चलता है कि ओहो, विवेकानंद जैसे महान आदमी भी हमारे यहाँ है। दूसरा एग्जाम्पल देते और कहते कि रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर सुपुत। दूसरा एग्जाम्पल रविंद्रनाथ ठाकुर का लेते, वह उसको भी जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तब जाके बंगाली लोगों को पता चलता है कि ओहो, हमारे बंगाल में इतने महान व्यक्ति हैं। यह एग्जाम्पल्स द्वारा लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर फेमस होता है और फिर वापस इंडिया आता है तब हमें पता चलता है उसके बारे में, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई संस्कृति हो। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें दूसरे देश की संस्कृति ज़्यादा पसंद है, जो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। आगे एक नया एग्जाम्पल देते हैं और हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि अरे, हमारी संस्कृति में भी इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? तो यह भी एक एग्जाम्पल है जिसके तौर पर हमें यह समझाना चाहते कि जब कोई चीज़ या कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर फेमस होता है और फिर जब हमें पता चलता है तब हमें उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बाहर की संस्कृति की इतनी चाह क्यों? यह जो पॉइंट है वह लेखक को नहीं अच्छा लगता कि हमारे देश में जो ऑलरेडी है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, तब ना एक्सेप्ट कीजिए जब आप वह विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर फेमस होते हैं, तब आप उस संस्कृति को एक्सेप्ट मत कीजिए। और हमारे जो लेखक है वह इसके अगेंस्ट है, और सेम जो चीज़ है वो एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ा है, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज़ है उसमें शिक्षण व्यवस्था है वह शुल्क लेकर ही दी जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर भी हमने वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट किया, यूरोपीय संस्कृति हमने एक्सेप्ट की है, इसीलिए आज आप लोग शुल्क देकर यहाँ पर शिक्षा देते हैं। आगे देखते, यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये को सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। सेम बात जो मैंने कही, जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं।
भारत देश के विद्यार्थियों में यह ट्रेंड बहुत है कि वह विदेश जाकर सेट होना चाहते हैं। क्यों आप अपने भारत देश में रहकर अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते? यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों बाहर जाकर दूसरी कंट्री को आप हेल्पफुल बनते हैं? आपका जो नॉलेज है वह अपनी कंट्री में अपने लोगों के लिए यूज़ कीजिए, ना कि बाहर जाकर दूसरे कंट्री को इसका लाभ दीजिए। और इसीलिए आज का ट्रेंड कुछ ऐसा है कि जब व्यक्ति कनाडा या अमेरिका चला जाता है तब जाकर उसे ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग में चला गया। लेकिन रियलिटी यह है कि स्वर्ग तो हमारे देश में ही है। जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे तब इसकी रियलिटी आपको पता चलेगी। कई सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें जो व्यक्ति है वह कहता फिरता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और वो रियलिटी है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपको विदेश जाना है तो जाइए, आप अपने आपको वहाँ पर सेटल डाउन कीजिए। लेकिन जब हमारे संस्कृति की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, जो कुछ भी है वह बेस्ट है। आप अपने देश में ही रहिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। ऐसा मेरा भी मानना है और लेखक का भी मानना है। क्यों बाहर जाना? क्यों अपने देश को आप आगे नहीं लाते? यह समझाने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाने, गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। अगर आपने फर्म डिसीजन ले ही लिया है कि मैं विदेश जाऊँगा, तो फिर यह टॉपिक यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि इतना ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद भी आप अगर सोचते हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली इसका जो डिस्कशन है वो यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो हमें समझाते हैं कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। एक भारतीय पहलवान की बात की गई है। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में हरा दिया था। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार है? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। एक पत्रकार ऐसा प्रश्न कर देता है कि आपने विश्व में कई सारे कुश्तीबाजों को हरा दिया, तो क्यों ना आप अपने ही शिष्य को हरा कर दिखाए। तब गामा क्या करता है, देखिए। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया कि मैं अपने शिष्य को क्यों हराऊं, क्योंकि अपना शिष्य हारेगा तो डेफिनेटली हर किसकी कहलाएगी, गुरु एक ही कहलाएगी। और इसीलिए यह जो सवाल है वह उसे हैरान कर देता है। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए और बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें मुझे और मुझ में फ़र्क कुछ नहीं है। गामा ऐसा कहता है कि मेरा शिष्य मेरे पुत्र के समान है और उसमें और मुझ में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो मैं क्यों अपने शिष्य के साथ लड़ूं? मैं क्यों उसे हराऊं? मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा ना। अगर वह जीतता है तो उसमें जीत किसकी होगी? मेरी ही होगी। अगर वह हारता है तो उसमें हार किसकी होगी? मेरी ही होगी। तो क्यों मैं अपने शिष्य से लड़ूं? हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। हमें हमारे शिष्य बहुत पसंद है और हमारे लिए हमारे शिष्य पुत्र से भी अधिक माने जाते हैं। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। और यह कहकर जो गामा है वह पत्रकार के साथ अपना जो बातचीत चल रही थी उसे बंद कर देता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु के लिए एक शिष्य का मान, गुरु के लिए एक शिष्य का महत्व कितना है। गुरु के लिए अपने शिष्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर गुरु को शिष्य नहीं मिलता तो गुरु की महिमा कौन गाता। आगे बढ़ते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। गुरु शिष्य संबंध अभी इन लोगों के बीच हमें देखने को मिलता है। जैसे कि भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिक्षा पाने को
लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान रामकृष्ण यानी राम भगवान की बात नहीं करते, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की बात यहाँ पर करते हैं। और वह वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। सी, गुरु की जो सक्सेस है वह शिष्य में है। जितना अच्छा शिष्य उतना सक्सेसफुल गुरु। गुरु तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता ही है, लेकिन फिर भी अगर अपना शिष्य उसे अच्छा मिल जाए आप लोगों की तरह, तो गुरु अपने आप को सक्सेसफुल ही मानेगा। और इसीलिए रामकृष्ण को भी एक अच्छा शिष्य पाने के लिए पूरी जिंदगी रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। शिष्य तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा शिष्य और महत्वपूर्ण शिष्य मिलना बहुत ही कठिन काम है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु के लिए शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है, यानी जीसस क्राइस्ट का। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी यानी मेरे फॉलोवर्स लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यानी माई फॉलोअर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। वाई? बिकॉज आई एम नथिंग विदाउट डैम। दिस इज द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके, दैट माई फॉलोअर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, अदरवाइज I will not have my existence at all. That are the particular words of Jesus Christ. आगे कहते हैं कि यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें ही गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे भी चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी आप किसे अपना गुरु मानेंगे? जब आप कुछ पोटेंशियल अपने गुरु में देखेंगे तब जाकर आप किसी व्यक्ति को गुरु मान सकते हैं। आगे कवि कुछ अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न हमें करते हैं और कहते हैं कि कविता के मर्मज्ञ यानी उसका रसास्वाद और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। यानी कि कविता को पढ़ने वाला व्यक्ति कवि से कई महान है, कई ज़्यादा महान है। क्यों? क्योंकि कविता को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो कविता का सौंदर्य कैसे सामने आएगा। ठीक उसी तरह संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। अगर सॉन्ग्स को सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो उसका अप्रिशिएशन कौन करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। वह जो निर्जीव मूर्ति की हम जो पूजा करते हैं वह श्रेष्ठ नहीं, बल्कि उसकी पूजा करने वाले पुजारी को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पुजारी पूजा करता है और इसकी वजह से उस मूर्ति का महत्व मिलता है। अगर हम कहें तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें कोई भी प्रकार का जीव नहीं है। आगे कहते हैं कि यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। अगर व्यक्ति को सुंदरता का पता ही ना चले तो फिर वह बात यूजलेस है। दुनिया में कुछ नहीं, जो भी कुछ भी है वह हमारी चाहे हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। यानी कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको समझने वाला, अगर उसकी परख करने वाला कोई नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। ओके, यही समझाने का प्रयत्न किया है। अगर शिष्य है तो गुरु है, शिष्य नहीं होगे तो गुरु कहाँ से बनेंगे? इम्पॉसिबल। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी चीज़ या व्यक्ति के लिए उसका अप्रिशिएशन करने वाला का ज़्यादा महत्व दिया गया है, और यह है हमारी भारत की संस्कृति। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं होती। विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस द गुरु गिव्स द एजुकेशन। जाति भावना नहीं होती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, क्यों? क्योंकि जाति भावना नहीं है। और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी है। यह परख गुण की है, साधना की है, और प्रतिभा की और भक्ति और श्रद्धा की होती है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की।
जब गुरु शिष्य की बात आए तो वहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी जाति को नज़र में नहीं रखता। मुझे क्या लिखा था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और इस देहांतों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि हमें मिक्सचर ऑफ द रिलीजन दिखाने का प्रयत्न करता है। जब भी गुरु की बात आती है तब जाति धर्म को नज़र में नहीं रखा जाता। फिर से हमारे लेखक जो है वह फिर से टॉपिक पर आते हैं और कहते हैं कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर है। यह लेखक का मानना है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा की बात को भूल ही जाओ, क्योंकि अब भी जो टाइम चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको महत्व दिया जाता है, पैसे को। और इसकी वजह से उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु को भी घर चलाना होता है और इसके लिए, अपना घर चलाने के लिए गुरु को पैसा सैलरी के रूप में दिया जाता है। यह नो डाउट एजुकेशन को धंधा तो बना दिया गया है, लेकिन फिर भी गुरु का जो महत्व है वह शिष्य की नज़र में हरगिज़ कम नहीं होना चाहिए। यह मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और आप सिचुएशन को समझ सकते हैं कि अभी जो है वह सिर्फ और सिर्फ पैसा है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। और इसीलिए आपको यह बात भी समझनी है कि आप जो शुल्क देकर पढ़ रहे हैं वो अपने लिए ही है तो सही, लेकिन उससे कितने कई सारे कर्मचारी हैं जिसका घर चलता है। तो हमारे लेखक को इसके अगेंस्ट है ही। पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स भी फीस भरने के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि फीस क्यों आप फीस भरते हैं, क्यों फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में आप नहीं लेते। मैं यहाँ पर अपने विचारों को नहीं रखता, लेकिन यह जो बात है वो आपको खुद सोचनी होगी। आगे देखते हैं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे। अगर सेवा लेने की बात की जाए तो कौन ले सकता है? बच्चे हैं, रोगी है, असहाय है और वृद्ध है, वही सेवा ले सकते हैं। तो बाकी के जो लोग बचे वह क्या? वह सेवा देने के लिए है। सेवा रूपी पूजा से ही उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी मंदिर देव मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कोई भी पुजारी हो, कोई भी मूर्ति हो, तो मूर्ति की जो इम्पोर्टेंस है वह उसके पुजारी पर निर्भर रहती है। जितना पुजारी के भक्ति भाव में नैवेद्य भावना होगी उतनी ही वह मूर्ति भी हमें अच्छी लगेगी और लोग वहाँ पर आएंगे। इन शॉर्ट, यहाँ पर हमें समझाने का महत्व क्या समझाने का प्रयास किया है, तो एक गुरु के लिए शिष्य का महत्व कितना है। अगर एक गुरु के लाइफ में शिष्य नहीं होंगे तो वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं होगा। और इसीलिए यह भी समझाने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है कि एक गुरु के लिए अपने शिष्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक उसी तरह एक शिष्य के लिए भी एक गुरु का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसके साथ साथ हमें यह भी समझाने का प्रयत्न किया है कि प्राचीन समय में शिक्षण व्यवस्था कैसी थी और आधुनिक समय में शिक्षण व्यवस्था कैसी है। और यह बात आपको खुद सोचनी होगी कि प्राचीन समय में क्यों कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता था और अभी आप क्यों शुल्क देकर पढ़ रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है वह आपके ऊपर निर्भर है, आपको खुद सोचना है। ओके, कि क्यों। मैं भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ सोचने के लिए, क्यों ऐसा हुआ। क्या इसके जो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या वह खुद आप है या कोई और? ये एक दूसरा क्वेश्चन है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? क्या आप है या फिर कोई और? यह भी आपको सोचना पड़ेगा। आई होप कि यह लेसन आपको समझ में आया होगा। और कोई भी विचार मेरा पर्सनल विचार नहीं है। ये जो सारी बातें हैं वह वो पाठ में नज़र में रख के मैंने की है। आई होप you can understand the lesson properly and don't misunderstood this video. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। थैंक यू।